Good afternoon, Good everyone. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस किए थे और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी था टू सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का और सब भी थ्योरी सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। ये सब भी लाइट के नेचर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट और जो है थ्योरी था प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये भी जो है पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, सपोर्ट पार्टिकल नेचर। ये भी जो है कि सपोर्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसके आधार पर, तो दिस इज एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कैन बी एक्सप्लेन on the basis of Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? देखिए, जो कोई भी इसको ऐसे समझे, मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब एनर्जी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और फिर ये सेम टेम्परेचर पर एनर्जी को इमिट भी करता है, इमिट एनर्जी। और ये इमिशन ऑफ जो एनर्जी है इसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग नाम देते हैं रेडिएशन, नाम देते हैं। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो ये हीट करने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और सेम टेम्परेचर पर ये एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोल है, कोयला है या फिर आयरन रॉड है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये एनर्जी इमिट करेगा, इमिशन ऑफ एनर्जी, जो हम डिफरेंट कलर के रूप में दिखता है। इच कलर है वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को या पार्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, पार्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फिक्स जो एनर्जी है, फिक्स वेवलेंथ है, फिक्स जो है फ्रीक्वेंसी है, ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? पार्टिकल नेचर को। और ये किसके साथ चेंज हो रहा है? एनर्जी के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि एनर्जी भी पार्टिकल नेचर है और जो इमिशन हो रहा है वो भी पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोल को जो हम लोग हीट करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट जो कलर अपीयर होता है बर्निंग, जब कोल का बर्निंग होता है, हीट करते हैं, बर्निंग होता है, तो कौन सा कलर अपीयर होता है? रेडिश, इनिशियली रेडिश टाइप का कलर अपीयर होता है। फिर थोड़ा सा और हीट होता है तो येलोइश रेड जो है कि रिफ्लेक्ट होता है, येलोइश रेड कलर जो है कि रिलीज होता है। फिर और हीट करते हैं तो ब्लूइश कलर का जो है कि फ्लेम मिलता है, ब्लूइश कलर का फ्लेम मिलता है। तो जैसे जैसे एनर्जी का इंक्रीज होता है, नहीं, जैसे जैसे हीट करते हैं, एनर्जी जो सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और टेम्परेचर भी जो है कि राइज करता है। जैसे जैसे एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है क्या होता है? इंक्रीज होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जैसे जैसे हीट करते हैं, हाँ, इसको ऐसे कि जैसे जैसे हम लोग जो है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी इंक्रीज करता है, हीट एनर्जी जो है ऑब्जर्व होता है, हीट एनर्जी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर भी क्या होता है? राइज होता है, टेम्परेचर भी
इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और इसके साथ साथ जो रेडिएशन है, ये जो कलर दिखाई देता है किस क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रेडिएशन, ब्लू कलर का रेडिएशन, येलो कलर का रेडिएशन। तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो रेडिएशन लाइट है, राइट रेडिएशन है, उसका भी एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। शुरू में रेडिश कलर रिफ्लेक्ट हुआ, तो रेड का एनर्जी लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर भी लो है, लो एनर्जी है, तो रेड कलर रेडिएट होता है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज कर, ज्यादा से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेड से येलो कलर जाता है, येलो कलर का एनर्जी ज्यादा होता है। उसके बाद ब्लू कलर का रेडिएशन होता है, ब्लू कलर का एनर्जी और ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये जो हीट है, जो लाइट है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, रेडिएशन जो हो रहा है, हीट का रेडिएशन हो रहा है, ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कि सबसे पहले जो लो ब्लू लाइट, सबसे लास्ट में क्या इमिट हो रहा है, ब्लू लाइट। तो जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ रेड होता है, रेड का ज्यादा होता है येलो से, और ब्लू का जो है कि कम होता है। लेकिन एनर्जी की बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो रेड का कम होगा, इससे ज्यादा येलो होगा, इससे ज्यादा ब्लू कलर का एनर्जी होगा। तो ये जो रेडिएशन है, हाँ, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का जो रेडिएशन है, ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट किया। नहीं, पार्टिकल नेचर को कैसे रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि पार्टिकुलर कलर इमिट हो रहा है। हाँ, कैसे, ये पार्टिकुलर कलर जो है इमिट हो रहा है, और पार्टिकुलर कलर जो है पार्टिकुलर वेवलेंथ या पार्टिकुलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाई एनर्जी का रेडिएशन मिल रहा है, ब्लू कलर का रेडिएशन मिल रहा है। तो दिस ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। अब आइडियली ब्लैक बॉडी नाम क्या है, ये ब्लैक बॉडी क्या है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रेडिएशन शो कर सकता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रेडिएशन शो कर सकता है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो आइडियली ऐसा सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, या सॉलिड हॉलो स्फीयर लेते हैं, ये आइडियल ब्लैक बॉडी होता है। सॉलिड हॉलो स्फीयर अगर लेंगे, हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे विथ ए स्मॉल होल, नहीं, स्मॉल होल के साथ कंसीडर करेंगे, यानी कि इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सॉलिड हॉलो स्फीयर है विथ स्मॉल होल के साथ है, तो इसको हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी का नाम देंगे। कोई भी सॉलिड स्फीयर है विथ ए स्मॉल होल, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड स्फीयर है विथ ए स्मॉल होल, तो इसको हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। तो जो सॉलिड है या सॉलिड हॉलो स्फीयर है विथ ए स्मॉल होल, दिस इज द आइडियल ब्लैक बॉडी। रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये आइडियल ब्लैक बॉडी इसको नाम देते हैं, और इसके द्वारा जो रेडिएशन होता है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए जो कलर बनता है ना सर, वही रेडिएशन होता है मतलब। क्या, देखिए जैसे ये हॉलो स्फीयर है और इसमें स्मॉल होल है, तो इससे जब जो भी लाइट पास करेगा, मान लीजिए एक लाइट इंसिडेंट हुआ, तो ये कंप्लीटली ऑब्जर्व होता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर जो है रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि अल्टीमेटली ये कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाता है। और जब ऑब्जर्व होगा तो सरफेस से सेम टेम्परेचर पर ये रेडिएशन होगा, नहीं हीट का जो है कि लाइट का क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो आइडियल जो ब्लैक बॉडी होता है, ये क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर भी होता है और गुड इमीटर भी होता है। ऐसे कहते हैं कि आइडियल जो ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ लाइट एंड good emitter of light at a given temperature for wide range of frequency or wavelength, wide range of wavelength और frequency। ठीक है ना। तो जो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है विथ ए स्मॉल होल, ये लाइट को स्केप करने नहीं देता, वंस लाइट इंटर इट गेट इंट्रैप्ड,
और कह सकते हैं कंप्लीटली जो है कि ये ऑब्जर्व हो जाता है, और सेम टेम्परेचर पर ये लाइट जो है या हीट जो है या कलर जो है इमिट भी करता है। तो दिस इज नोन एज आइडियल ब्लैक बॉडी। और इससे जो रेडिएशन होगा दिस इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे जो रेडिएशन होगा दिस इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम लोग नाम देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दिस इज द मीन्स पिक्चर फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। हाँ बोलिए। ये जो आपने जो सॉलिड दिया ना सर, जो हॉलो स्फेयर, ये हमारा ब्लैक बॉडी हो गया, और जो रेडिएशन हो रहा है ये मीन्स जो कलर जो इमिट करे, एमिशन हो रहा है कलर का, ये रेडिएशन हो गया सर। देखिए ये जो नाम है ना ब्लैक बॉडी, उससे ब्लैक या कलर से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये क्या वो नहीं कि कहते, हाँ ऐसा बॉडी जो हो रहा है ये वाला पोर्शन। गुड एब्जॉर्बर है, यानी सारे लाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर जो है कि सेम टेम्परेचर पर सेम वेवलेंथ का जो है कि सेम टेम्परेचर लाइट कहाँ लाइट को इमिट करता है। वो डिफरेंट वेवलेंथ का हो सकता है, डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हो सकता होगा। जी क्लियर है ना? जी सर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है कि इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया है, इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसका हम लोग ग्राफिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के रूप में इसको ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ में जो एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर जो वेवलेंथ होता है लाइट का, हाँ इसको जो है कि देखिए फिगर में नैनोमीटर में दिया है वेवलेंथ, जो हम लोग नैनोमीटर में ले लेंगे। और वाई एक्सिस पर क्या है इंटेंसिटी, नहीं और इसमें ग्राफ खींचा गया है फॉर ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है ब्लू कलर के लाइन से, जो है कि ब्लू कलर लाइन दिया हुआ है ग्राफ ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हमारा हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ का वैल्यू जैसे 3000 हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया, यहाँ पर 1000 जो है कि आपका नैनोमीटर में सारा दिया है वेवलेंथ जो है कि, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और देखिए ग्राफ एक हम लोग ऐसा लेते हैं, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, इस तरह का जो है कि ग्राफ है हमारा एक। और ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, जिसको हम लोग T1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिए ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है ये पीक जो है, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम है। इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितना फोटोन लाइट पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जो है, फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितना फॉल हो रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसी को हम लोग इंटेंसिटी जो है कि नाम देते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में इस पॉइंट पर ये लगभग जो है 25 नैनोमीटर का रीजन है वेवलेंथ, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो इस वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्स, वह वेवलेंथ जिसपे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी जो है कि होगा, इसको हम लोग लैम्डा मैक्स कहते हैं। यानी कि पूरे रेडिएशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वेवलेंथ का जो फोटोन है वो मैक्सिमम रेडिएट हो रहा है, इस वेवलेंथ का जो नंबर ऑफ फोटोन है वो सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ये कर्व समझ में आया ना कि ये रेडिएशन जो हो रहा है, मान लीजिए ब्लैक बॉडी है उससे जो है रेडिएशन जो हीट का एनर्जी का लाइट का हो रहा है, तो उसमें वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ है। यानी कि देखिए ये वेवलेंथ का रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कि इतना जो है कि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यहाँ डिफिनीशन में भी लिखे हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमीटर ऑफ लाइट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर ए वाइड रेंज लॉन्ग रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी जो इमिट करता है पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट नहीं, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ का लाइट इमिट होता है, और उसमें एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम है, जिसको हम लोग लैम्डा मैक्स का नाम देते हैं।
अब देखिए पार्टिकल नेचर जो है कि कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो पीक है ये पार्टिकल नेचर को बताता है कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ, पार्टिकुलर एनर्जी का लाइट का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। फिर जब टेम्परेचर हाई करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको 500 केल्विन का ले लिए, तो फिर जब हम लोग टेम्परेचर हाई करते हैं तो देखते हैं टेम्परेचर हाई करने पर ग्राफ का जो कर्व है उसका नेचर कैसा होता है। देखिए जब टेम्परेचर हाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किए तो फिर कर्व जो होता है हमारा कुछ ऐसा मिलता है। ये टेम्परेचर मान लीजिए T2 है और ये मान लीजिए 800 केल्विन पर ड्रॉ किया गया है। तो इसका पिक देखिए यहाँ आ गया, यानी कि इंटेंसिटी हाई टेम्परेचर पर इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है और वेवलेंथ क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया। वेवलेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो होगा रेडिएशन का, नहीं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। हाँ, इसको इस एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा कोल है उसको हीट करते हैं, नहीं कोल को जो वो बताएं कि कोल को जब हम लोग हीट करते हैं कोल को, तो पहले रेडिश कलर, फिर येलोइश कलर और फिर जो है कि ब्लू कलर जो है कि मिलता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या एनर्जी हीटिंग इंक्रीज कर रहा है या बर्निंग जो है कोल का बर्निंग हो रहा है, तो कलर जो है देखिए रेड से येलो, येलो से ब्लू, यानी कि कलर का जो एनर्जी है इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रहा है, नहीं लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हाई टेम्परेचर पर देखिए जो इंटेंसिटी तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेवलेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसका वेवलेंथ कितना है, 1500 नैनोमीटर, ये कितना था 2500 नैनोमीटर। तो जैसे T1 से T2 हम टेम्परेचर इंक्रीज किए, यानी कि हीटिंग जो है इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इमिशन जो लाइट इमिट हो रहा है उसका भी वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। दिस रिफ्लेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि T2 क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन T1 है। तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीजेज बट वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा मैक्स, किस लाइट का, लेमडा मैक्स जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वेवलेंथ डिक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीजेज बट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीजेज। तो इसको हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे हम, कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेमडा जो मैक्स है, इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी भी, नंबर ऑफ फोटोन भी इंक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी, ठीक है ना, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो लेमडा मैक्स का वैल्यू है, और लेमडा मैक्स क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेमडा मैक्स जो है, लेमडा मैक्स क्या होता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट for which intensity is maximum, intensity is maximum, इसी को लेमडा मैक्स कहते हैं। तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेमडा मैक्स का जो वैल्यू है डिक्रीजेज, लेमडा मैक्स डिक्रीजेज। और कह सकते हैं पीक ऑफ कर्व, जो पीक है, पीक ऑफ कर्व जो है, ऑफ कर्व जो है मूव टू लेफ्ट, किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि लोअर वेवलेंथ और हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, हायर एनर्जी जो है की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंटेंसिटी, देखिए इसका पिक ये है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, यानी नंबर ऑफ फोटोन भी इंक्रीज कर रहा है,
और लेमडा मैक्स का वैल्यू यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेमडा मैक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ जो है कलर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है रेडिएशन का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ऐसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक ग्राफ दे देगा, कर्व देगा ऐसे नहीं, और बोलेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये कर्व है और इसमें इंटेंसिटी लेते हैं और वेवलेंथ के बीच जो है कर्व है, वेवलेंथ मान लीजिए नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम किसी में दिया हुआ है, और कह रहा है 3 कर्व हम लोग को मिल रहा है। एक टेम्परेचर T1 पर कर्व मिल रहा है, ऐसे जो है कि टेम्परेचर T1 पर कर्व मिला है। सेकेंड कर्व जो है T2 टेम्परेचर पर हम लोग, ये T1 टेम्परेचर। सेकेंड कर्व जो है कि ये T2 टेम्परेचर पर ऑब्टेन हो रहा है, और थर्ड कर्व जो है T3 टेम्परेचर पर जो है कि हम लोग को मिल रहा है। तो ये टेम्परेचर T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। तो इसमें टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा, नहीं ऐसे देखा जाए कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, या बी में जो है कि T1 ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ठीक है ना? तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये पिक जो है, पिक का वेवलेंथ डिक्रीज करता है। देखिए इनिशियली वेवलेंथ इसका ये है, इसका वेवलेंथ ये है और डिक्रीज कर गया, इस पिक का वेवलेंथ और कम है और डिक्रीज कर गया। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पिक जो है लेफ्ट साइड मूव करता है, या पिक का वेवलेंथ डिक्रीज करता है, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा T1 है। ऐसे जो है कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट या इलेक्ट्रॉन। करंट, करंट किससे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन से। तो जो लाइट इंसिडेंट हो या लाइट के प्रेजेंस में जो करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इमिशन ऑफ, phenomena of emission of electron or current, it is photoelectric effect is, it is phenomenon of emission of electron or current when light incident on metal surface, this is known as फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेटल है, मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, और इस पर जब लाइट इंसिडेंट होता है, देन देयर इज ए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है दैट इज द करंट, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक जो है कि इफेक्ट के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फर्स्ट इसको जो है ऑब्जर्व किया गया या एक्सप्लेन किया गया बाय हर्ट्ज। नहीं, दिस फिनोमेना इज फर्स्ट जो है कि गिवन बाय, ऑब्जर्व बाय, एक्सप्लेन बाय, कौन, सॉरी, फर्स्ट ऑब्जर्व और गिवन बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसको जो है कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हर्ट्ज। और ये देखिए फर्स्ट लाइन ही लिखा है कि in 1887 हर्ट्ज परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो 1887 में जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, फोटो भी दिया है, ये ऑब्जर्व और एक्सप्लेन बाय हर्ट्ज जो है कि,
और फर्दर इसको प्रूफ किया गया। प्रूफ जो है या इसका प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल जो फॉर्म है, इक्वेशन फॉर्म है, एक्सप्लेनेशन या जो प्रूफ है, ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया 1905 में, ये प्रोवाइडेड बाय आइंस्टाइन। तो इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया, एक्सप्लेन किया गया हार्ड के द्वारा, ऑब्जर्व किया गया या डिफाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इसका प्रूफ और एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल जो है कि फॉर्मूला या इक्वेशन जो है, ये गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905। और इसके लिए आइंस्टाइन को देखिए आपका ग्रीन बॉक्स में दिया है 1921 में, इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर चीज इसको जो है कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और इक्वेशन ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया 1905 में, जिसके लिए 1921 में नोबेल प्राइज भी आइंस्टाइन को दिया गया। ठीक है, तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए हर्ज का जो, हाँ बोलिए। सर आपने जो ड्रॉ किया है वो फिर से समझा दीजिए। हाँ, डायग्राम ये कह दे कि मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल फॉर एग्जांपल जैसे सीआरटी में भी दिया हुआ है कि ये सीजियम सबसे बेस्ट मेटल होता है जो लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ये हमारा लाइट हो गया। और ये मान लीजिए सीजियम मेटल भी हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, अब पोटेशियम, सोडियम हो सकता है। ये बहुत आसानी से सनलाइट में भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ये कोई मेटल है, सीजियम, यूरेडियम, पोटेशियम, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। इससे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है एंड दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको सबसे पहले हार्ज ने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, और इसका प्रूफ और एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन जो है 1905 में प्रपोज किए, और इसके लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो हर्ज का एक्सपेरिमेंट का, ये जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक, इसका जो ऑब्जर्वेशन था, देखिए एपरेटस जो है, एक्सपेरिमेंटल एपरेटस जो है, नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जो हर्ज का एक्सपेरिमेंट था और एक्सप्लेनेशन था, हर्ज का जो है एक्सपेरिमेंट था और इसका जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसका एपरेटस, इक्विपमेंट जो है, एपरेटस फिगर में दिया हुआ है, फिगर 2.9 करके। ये हमारा ग्लास जो है कि आपका हो गया, और ये मेटल सरफेस ऐसे लिया हुआ है, और मेटल सरफेस पर जब लाइट का इंसिडेंट होता है, एक्सटर्नल लाइट इंसिडेंट करता है, तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हाई वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फिर मूव करता है, और इससे सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे करंट जनरेट होता है। यहाँ पर एक आमीटर दिया हुआ और इस पे करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये हर्ज का एक्सपेरिमेंट था कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल, सॉरी, जब लाइट फॉल करता है मेटल के सरफेस पर, तो देयर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इज ए सोर्स ऑफ करंट। इसका जो है कि ये करंट का सोर्स आमीटर है, जिसमें करंट का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है आमीटर जो है कि, तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये हर्ज का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन था। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है कि हर्ज ऑब्जर्व क्या किया कि लाइट जैसे इंसिडेंट हो रहा है, साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम लैग, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली, यानी कि इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ejection of electron takes place simultaneously। ठीक है ना, इंसिडेंट और इजेक्शन, जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसमें टाइम लैग नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये था कि जितना जो है ज्यादा इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन
इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और थर्ड इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या म्यू नॉट कहते हैं। फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दैट इज म्यू नॉट। और ये म्यू नॉट जो है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन था कि लाइट का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना दोनों एक साथ हो रहा है, इसमें टाइम लैग नहीं है। और जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी है, लाइट फोटोन पार्टिकल इंसिडेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को करंट कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट। और थर्ड जो है कि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसको न्यू नॉट कहेंगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तब होगा, ये मान लीजिए जो लाइट इंसिडेंट है इसका फ्रीक्वेंसी म्यू है और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। हाँ, ये हर मेटल के लिए अलग वैल्यू होता है, म्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है। तो म्यू जो है ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, तब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, तो देखिए इसको फिर ग्राफिकली हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये हमारा मेटल सरफेस है और मेटल, हर मेटल सरफेस के लिए म्यू मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, जिसमें सबसे मिनिमम सीजियम के लिए होता है। इसलिए सीजियम बेस्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, सीजियम। उसके बाद से जो है कि रुबिडियम, रुबिडियम जो है कि पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद ट्रांजिशन मैग्नीशियम, इसके बाद ट्रांजिशन मेटल जैसे सिल्वर। ये जो है कि फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है सीजियम जो है कि मेटल। और देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना जो है कि मिनिमम होगा उसका करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है कि, यानी कि देखिए जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा, एनर्जी जो होगा, जिसको एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ये भी क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा क्योंकि एनर्जी जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हर मेटल का अपना, सॉरी, हर मेटल का अपना जो है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू होता है, या फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वैल्यू होता है, या मिनिमम एनर्जी जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, W0, इसको बाय टर्म हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन।
तो ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लाइट आता है तो मिनिमम एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से, न्यूक्लियस से, अदर एटम से बाइंड रहता है, ठीक है ना। तो जो म्यू नॉट है दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of incident light for ejection of electron, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है लेमडा नॉट, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा, तो वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू होगा। वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है इसको हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन, W नॉट, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है? जैसे मिनिमम एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट required for ejection of electron, और वर्क फंक्शन जो है डिफरेंट मेटल के लिए अलग अलग होता है, हाँ, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। इसका जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होगा, किसी मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। जो हम लोग सोलर सेल, सोलर प्लेट यूज करते हैं, इसी पर वर्क करता है, इसी फेनोमेना पर बेस्ड होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। और ये किसी खास मेटल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू फिक्स होता है। तो ये बोले कि मेटल सरफेस है, इसका एक मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम एनर्जी होता है वर्क फंक्शन। तो अगर इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगा तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी ग्रेटर देन होगा वर्क फंक्शन के, तब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा जब इंसिडेंट लाइट का वैल्यू जो है, एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से कम हो। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल वर्क फंक्शन का टेबल दिया हुआ है, ये टेबल नंबर है 2.2 करके। इसमें डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। जैसे सोडियम का जो वर्क फंक्शन है फॉर एग्जांपल 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन मैग्नीशियम का ज्यादा है, 3.7 है, कॉपर का उससे ज्यादा है, और सिल्वर का 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस दोनों एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सोडियम मेटल है, और ये हमारा कोई भी मेटल ले लीजिए, ये मैग्नीशियम ले लीजिए, या फिर इसको ले सकते हैं कॉपर का है या सिल्वर का है। तो मैग्नीशियम का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 3.7 है। इससे ज्यादा कॉपर का वर्क फंक्शन है 4.8 है। इससे ज्यादा सिल्वर का है कॉपर का 4.8 ज्यादा है, सिल्वर का 4.3। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मेटल का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। अब सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मान लीजिए इसमें लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, कौन सा लाइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्लू लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वायलेट या ब्लू लाइट का इंसिडेंट हो रहा है। अब देखिए ब्लू लाइट का जो एनर्जी होता है, एच म्यू जो होगा नहीं, या फिर HC/λ होता है ब्लू लाइट के लिए।
और वो लेमडा कितना लेते हैं 400 नैनोमीटर लेते हैं। तो ये एनर्जी जो है जूल में निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होमवर्क में भी दिए थे। ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है बताइए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ब्लू लाइट का जो एनर्जी है ये वोल्ट में आता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो इंसिडेंट लाइट है इसका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमारा क्या है? वर्क फंक्शन है। तो यहाँ इस केस पे हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये ज्यादा है किससे? वर्क फंक्शन से। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन का अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। ये मास अगर m है 1/2 mv² इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन इस केस में अगर ब्लू लाइट इंसिडेंट होगा, देखिए इस केस में अगर ब्लू लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ब्लू लाइट का एनर्जी कितना है? इसका एनर्जी कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेटल का जो सरफेस है इसका देखिए वर्क फंक्शन सबका कितना है? 3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3। यानी कि यहाँ जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है ये कम है किससे? वर्क फंक्शन से। तो यहाँ नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। समझ में आया क्या एग्जांपल? तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो एनर्जी है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? वर्क फंक्शन से। या जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो है कि ग्रेटर होना चाहिए। इसी कंडीशन में इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कि पॉसिबल है। क्लियर है ना यहाँ तक एग्जाम्पल? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। तो वर्क फंक्शन मेटल का सब अलग अलग वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट होगा, ये गिवन रहेगा, और ये एनर्जी ही है। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी ही है। ये मिनिमम एनर्जी होता है, यानी कि कह सकते हैं कि सोडियम का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी तो कम से कम इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 2.3 पर भी इजेक्शन नहीं होगा, तो मिनिमम ये एनर्जी होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। 2.3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ पर नो इजेक्शन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम लोग एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ब्लू लाइट या वायलेट लाइट यूज करेंगे तो मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, जबकि सनलाइट, विजुअल लाइट में सोडियम से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। और बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजीएम शो करता है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन सबसे मिनिमम होता है। तो इसलिए सोलर लाइट में हम लोग, सोलर प्लेट में, सोलर सेल में हम लोग सीजीएम यूज करते हैं। सोलर सेल में कौन सा मेटल यूज करते हैं? सीजीएम। ये बेस्ट मेटल है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो होता है मिनिमम होगा, और बेस्ट फोटो वर्क फंक्शन जो है कि सारे मेटल में सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग ऑब्जर्वेशन की भी बात किए, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो है कंक्लूजन उसका कि साथ साथ होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट का इंसिडेंट, और जितना ज्यादा फोटोन होगा, लाइट का पार्टिकल होगा, उतना इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी होगा, उतना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। 3 पॉइंट उसमें मेंशन था। देखिए इसको हम लोग ग्राफ के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं, ग्राफ के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए ठीक है, ग्राफ के रूप में एक्सप्रेशन से पहले इसका हम लोग इक्वेशन बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो प्रूफ है या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आइंस्टाइन प्रोवाइड किया, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन है ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, पार्टिकल नेचर। और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है कि जैसे कि लाइट, अगर मान लीजिए ई एनर्जी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसका एनर्जी ई है या एच म्यू है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है,
तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक वेलोसिटी अगर v है तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होगा ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, एनर्जी को हम लोग एच म्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, एच म्यू इजकल टू वर्क फंक्शन को एच म्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लेमडा के टर्म में लिखेंगे तो एच सी बाई लेमडा, तो ये फिर क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस जो है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म हो गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना था कि जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट विल बी सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कोई एक गिवन है तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लीजिए वायलेट लाइट दिया हुआ है, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन वायलेट लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट ऑन सोडियम मेटल, ठीक है ना, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कि वायलेट लाइट अगर सोडियम मेटल पर फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब सोडियम का वर्क फंक्शन गिवन रहेगा कि जो वर्क फंक्शन है किसका, सोडियम मेटल का, ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन रहेगा, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेट हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये वायलेट लाइट है, और वायलेट लाइट का जो एनर्जी होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ हम लोग 400 नैनोमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आता है एच सी बाई लेमडा जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आ जाता है। तो जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी पता है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कितना जो है कि एनर्जी यूज हो जाएगा, मेटल ऑब्जर्व कर लेगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो देखिए एनर्जी ऑफ जो है लाइट, इंसिडेंट लाइट है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिंक बॉक्स में, प्रॉब्लम नंबर 2.9 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.9 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2.9 जो है पिंक बॉक्स में जो है कि आप देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन न लेकर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ उसको हम लोग जो है कि राइट डाउन कर रहे हैं कि कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको सिंबल म्यू नॉट लिख सकते हैं, न्यू नॉट, और ये कितना गिवन है 7 × 10⁻14 हार्ज या पर सेकेंड, या इसी को हम लोग हार्ज कह सकते हैं। और कह रहे हैं कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। कह रहा है रेडिएशन जो आ रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 × 10⁻15 जो है कि पर सेकेंड, या इसको हम लोग हार्ज बोलेंगे। तो कुछ नहीं, देखिए ये एक मेटल सरफेस है, कोई अननोन मेटल सरफेस, इसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10⁻15 10⁻15 हार्ज गिवन है, ठीक है ना। ये 10⁻15 हार्ज गिवन है। इंसिडेंट लाइट का जो इंसिडेंट हमारा लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻15 हार्ज दिया हुआ है।
और कह रहा है मेटल का जो वर्क फंक्शन है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये 7 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, या पर सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए ये ज्यादा है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा और इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एनर्जी जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, इंसिडेंट एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन, ये किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखिए एनर्जी यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को h म्यू इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो इसको इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। देखिए h कॉमन ले सकते हैं, म्यू माइनस म्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। अब देखिए ये दोनों फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 × 10⁻14 1 × 10⁻15। ये पावर को अगर एक कर देंगे ना तो एक साथ इसको जोड़ सकते हैं, पावर डिफरेंट होगा तो 7 + 1 नहीं जोड़ ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पावर को इक्वलाइज कर दे, तो पावर को इक्वलाइज करके इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻14। अब देखिए पावर इक्वल हो गया ना, तो ये वाला डिजिट को सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h कॉमन है और म्यू कितना है 10 × 10⁻14 माइनस करना है, म्यू नॉट कितना है 7 × 10⁻14, ये हो गया। अब देखिए 14 दोनों में कॉमन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होता है इनटू, देखिए 14 दोनों में कॉमन है तो 14 कॉमन ले लेंगे 10⁻14 और 10 - 7 ये 3, तो नेट आ गया 3 × 6.6 × 10⁻, देखिए -13 प्लस 14 -34 प्लस 14, तो ये माइनस जो है कि 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 19.8 × 10⁻⁻20 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.98 × 10⁻⁻19 जूल आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.98 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके,